माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार। देश के लालो लालियों, तो आप क्लास ले रहे होंगे और मेरे प्यारे देश के नौजवानों, ठीक है। तो हम जो पीछे वाली कक्षा थी, पीछे वाली कक्षा में जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नया टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे थे, नील्स बोर की हम परिकल्पना पढ़ रहे थे। उस परिकल्पना में जो कुछ कैलकुलेशन पूछता आपसे, ठीक है। यदि वो आपसे पूछ सकता है कि परमाणु की रेडियस पूछ सकता है, सीधा सीधा सिंपल पूछता है भाई, यदि n का मान इतना है, z का मान इतना है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। यह पूछ सकता है उसमें कि इस कक्षा के अंदर नील्स बोर के अनुसार nवीं कक्षा में उसकी ऊर्जा क्या होगी, या ऐसे पूछ सकता है कि nवीं कक्षा में उसका इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। इस प्रकार आपके लेवल के अनुसार तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है। फॉर्मूला में जो आपको दे रखा है भाई, ये किसके लिए मान होगा। आपको ऊर्जा का मान पूछ सकता है कि अर्ग में ऊर्जा कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। या ऐसे पूछ सकता है कि आपकी जूल में ऊर्जा कितनी होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड है, ध्यान रखना। आप देखिए घबरा जाएंगे भी, कुछ नए नौजवान हैं वो तो कर समझ जाएंगे, नए काम जो पहले से पढ़े हुए, उसकी बात कर रहा हूँ। जो अभी अभी नए हैं वो थोड़ा बहुत देखेंगे भाई क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ स्कूलों की समस्या होती है। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, नील्स बोर की अवधारणा। ठीक है, इसमें नील्स बोर की अवधारणा क्या चल रही थी बताओ। नील्स बोर की अवधारणा, नील्स बोर की अवधारणा चल रही थी। तो इस अवधारणा में हमने बात कर ली, लगभग सी 3 बातों की बात की थी। कौन कौन सी, एक तो कि सर कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में भरा जाएगा, यानी जो उसकी कमी थी ना अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। एक ऊर्जा के बारे में जानकारी कर ली थी, और हमने लगभग 2 बल कौन कौन से पढ़े थे, यानी एक तो अपकेंद्रीय और एक आपका इसमें अभिकेंद्रीय। तो बताओ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अपकेंद्रीय की बात करते हैं। अपकेंद्रीय कौन सा था, अपकेंद्रीय जो बाहर क्यों लगता है भाई, हमने पीछे वाली कक्षा में कोई परमाणु था, इस परमाणु का नाभिक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के एक अंदर क्यों लगता है और एक बाहर क्यों लगता है। तो जो बाहर वाला बल था, बाहर वाले का क्या नाम या जो भी दिया था तो क्या था, इसमें बाहर वाला था सर आपका इसमें mv। तो यहाँ पर आएगा इसमें mv², और यहाँ पे क्या था इसमें बताओ r, ये था। और अंदर वाला क्या था बताओ, अंदर वाला सर यहाँ पर जो हमारा अभिकेंद्रीय बल था, या जो प्रतिकर्षण भी जो आकर्षण था, इसका मान क्या था बताओ, Ze²/r²। ठीक है, इन दोनों से एक परिकल्पना बनी थी, कौन सी, फर्स्ट। अरे फर्स्ट कौन सी थी, इन दोनों से सर आपकी फर्स्ट परिकल्पना बनाई थी हमने कल, कौन सी, mv² बराबर उसके बाद में Ze² यहाँ पे क्या आएगा, r²। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर नीचे भी क्या था सर, यहाँ पे r था, तो इसका यहाँ पे एक r, इसकी घात कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, mv² और यहाँ पे आएगा Ze²/r। एक अवधारणा तो ये थी। देखो बार बार यही कैलकुलेशन यही घूमेगी, ध्यान रखना। दूसरी क्या थी हमारी, सेकेंड सर आपका mvr इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, और उसके बाद में क्या था बताओ, उसके बाद में nh क्या था इसमें आपका 2π, nh क्या था आपका 2π, mvr और यहाँ पे nh, यानी आपकी 2 अवधारणाएं थी। फर्स्ट ये थी आपकी, सेकंड थी, थर्ड आपकी क्या थी, ऊर्जा की थी। इसमें क्या निकाली थी हमने, उसकी क्या निकाली थी, v का मान निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 ही काम में आएगी, इसको देखते हैं वापस। और उसके बाद में हमने पढ़ रहे थे कि सर हमारा जो बिंदु था, इस बिंदु में हम समझ रहे थे कि जो परमाणु था, उस परमाणु की रेडियस से त्रिज्या किस प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, नील्स बोर के अनुसार परमाणु की त्रिज्या। तो यहाँ पे आएगी परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या देखो निकालने के लिए हम क्या क्या कर रहे थे कि इन दोनों यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड अवधारणा में अंतर संबंधित करके हम r का मान निकाल रहे थे। ठीक है, एक बार इसको देखो, मैं एक बार आपका वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ओके, ठीक है।
लालो लालियो मजे हो रहेंगे सभी के। तो अब देखो कि सर हमें परमाणु की इस दोनों को अंतर संबंधित करके हमें आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? आर का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस फर्स्ट अवधारणा से, इस फर्स्ट अवधारणा मान लो या सेकंड मान लो, सेकंड अवधारणा से पहले मैं आर का मान निकालूँ। किसका मान निकालूंगा? इसमें वी का मान निकालूंगा। सेकंड अवधारणा से वी का मान निकाल के फर्स्ट अवधारणा में लिखूंगा। तो यहाँ पे आएगा सेकंड अवधारणा से इसका मान निकालेंगे, बताओ आर का मान निकालेंगे, वी का मान। तो यहाँ पे आएगा वी का मान। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको लिखो यहाँ पे आएगा एम वी आर और उसके बाद में क्या हो जाएगा एन एच अपॉन यहाँ पे क्या आएगा इसमें 2 पाई। केवल हमें वी रखना है, बाकी सभी को इधर भेज दो। तो यहाँ पर आएगा देखो वी, उसके बाद में एन एच अपॉन क्या आएगा बताओ यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर जाएगा एम आर। ये किसका मान आ गया बताओ? ये सर हमारे पास किसका मान आ गया सर? इस वी का मान आ गया। यदि मैं इसको समीकरण मान लीजिए 3 मानता हूँ, कितनी मानता हूँ? समीकरण 3 मानता हूँ। इनको समीकरण आप 1 2 मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 का इसको चलो 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण आप 2 मान लो। तो समीकरण 3 का समीकरण 1 भी मान रखने पर तो यहाँ पे आएगा समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे जो भी है। तो अब देखो सर यहाँ पे ये वाला समीकरण इसमें डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है, मान। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो m, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब v दिख रहा है तो यहाँ पे लगा लो कोष्टक। v का मान क्या है बताओ? एन एच और यहाँ पे आएगा 2 पाई, उसके बाद में एम आर। अब देखो पूरे पे स्क्वायर है यहाँ पे v पे, तो यहाँ पे पूरी पे क्या आएगा बताओ स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल इन बराबर आएगा, और यहाँ पे आएगा एन एच और यहाँ पे आएगा 2 पाई एम आर। ये आ गया। इसको भी हल करते हैं। तो हल करने पे देखो यहाँ पे आएगा m और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर, अरे पूरी भी स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर। उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे देखो, यदि डायरेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे बस से कितना हो जाएगा 4 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे पाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे एम स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बराबर क्या आएगा बताओ सर? बराबर में आएगा आपका एन एच और यहाँ पे आएगा 2 पाई और यहाँ पे एम आर। सही है क्या? देख लेते हो। तो अब देखो यहाँ पे जो कट रहा है काट लो। देखो यहाँ पे इस m से क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इस m से आपका ये वाला m कट जाएगा। कुछ मान तो ठीक रहेगा। और यार देखो हम थोड़ा उल्टा कर लिए, ये गलती कर लें। यहाँ पे ये नहीं आएगा, देखो इसमें ये फर्स्ट अवधारणा में तो सेकंड में था, ठीक है। तो इसको ठीक करो वापस, थोड़ा बहुत ठीक करते हैं। आप भी नहीं बोलते, अब बोले कि आपकी तो कमी है। अगर आपको बोलना है तो सीधी सी बात है, आप एक काम करो, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि बच्चों जितना हो सके इस चैनल का सब्सक्राइब करो, जिससे आपका तुरंत लाइव क्लास मिलेगी, आपकी तुरंत समस्या का समाधान होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्त में, यहाँ पे आएगा ZE² अपॉन क्या आएगा इसमें R, और उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर भी ZE² अपॉन क्या आएगा इसमें R आएगा। अब देखो इस वाले m से इसकी एक m कट जाएगा, ठीक है, एक m कट रहा है। आपको देखो नियम याद होना चाहिए, पक्षांतर का नियम। यदि ये वाली और ये वाली राशि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है, परंतु ये वाली और ये वाली राशि इस बराबर की चिन्ह कट सकती है, तो इसकी यहाँ से एक घात कट जाएगी, इस R से कट जाएगी, m कट गया, और क्या क्या बच रहा है देखो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा सर, आपका n² h² बच गया ऊपर, नीचे क्या बचेगा तो पाई यानी 4 पाई स्क्वायर, और आपका m बच जाएगा, और एक क्या बचेगा इसमें r बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा बताओ ZE² आएगा। और ये r तो कट गया था, यहाँ पे z है, z ध्यान रखना, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब हमें तो पूरे से किसका मान निकालना, r का मान निकालना। तो देखो यदि ये r यहाँ पे जाता है तो ZE² यहाँ पे आता है, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो मैं इसको थोड़ा वो लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो हम किसका मान निकालना है, r का मान निकालना है। यदि ये r यहाँ पे जाता है, ZE² यहाँ पे आता है, तो क्या बन जाएगा बताओ, बराबर है n² h²। उसके बाद में क्या आएगा बताओ 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा सर, यदि m भी आएगा यहाँ पे तो यहाँ पर m आएगा। उसके बाद में ZE² नीचे आएगा तो यहाँ पे आएगा z और आपका E²। ये किसका मान आ गया बताओ, ये हमारे पास इसका मान आ गया, नील्स बोर के अनुसार क्या आ गई बताओ, रेडियस आ गई।
इनके आगे इसमें त्रिज्या आ गई। समझ रहे कुछ बात को? इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा सिंपल, वो कैसे भी दे सकता है क्योंकि स्पष्ट टॉपिक लिखा हुआ है नील्स बोर के अनुसार एटम की रेडियस, ठीक है, एटम ऑफ रेडियस, ठीक है, तो ऐसे भी दे सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में कुछ राशियाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब उसकी मान निश्चित है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसी बात को ऊपर लेता हूँ, इसे मान लीजिए इसको यहाँ पर लेते हैं, इसमें क्या है कि सर देखो एच का मान फिक्स होता है, तो यहाँ पे एच, यहाँ पे पाई का मान फिक्स है, पाई का मान 3.4 होता है, एच का मान कितना होता है, एच का मान होता है 6.626 और 10 की घात आएगा इससे -34 और यहाँ पे आएगा JS। आप मान रखिए, चेक कर सकते हो, पाई का मान कितना होता है 3.14। उसके बाद देखो ये वाला पाई भी आ गया, यहाँ पे m का मान कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे Z वो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश यहाँ पे क्या हो गया सर, ये m आएगा, यहाँ पर m का मान है, और E का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ये इस पे आवेश होता है। तो ये सभी के मान क्या है सर, इसमें कांस्टेंट है। यदि आप इनको हल करते हैं, ठीक है, इनको हल करने के बाद में इस चार को भी साथ में हल करने के बाद में हमारे पास R का मान क्या आता है, R का मान आएगा सर यहाँ पर n² और यहाँ पे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा आपका n² के बाद नीचे क्या बचेगा, इसमें आपका Z, क्या आएगा नीचे Z आएगा। फिर देखो वापस रिपीट करें इसको, n² नीचे क्या आ गया आपका, इसमें Z आ गया, और यहाँ पे इसको हल करने पे जो टोटल मान आता है यहाँ पे इंटू कितना आएगा आपके 0.529 और यहाँ पे 10 की घात -10 मीटर, ये मान आता है भाई। R का मान ध्यान रखना, याद रखना, ये मान आएगा इसमें। ये कैसे है कि यदि आप क्या करना, कैलकुलेशन आपको करनी है, यदि आप इनमें जो मैंने मान बताए वो रख के चेक करते हैं तो हमारे पास R का मान आता है n² यहाँ पे Z × 0.529 × 10⁻−10 मीटर। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि एंगस्ट्रॉन में कितना होगा, तो हम जानते हैं 10 की घात -10 बराबर क्या होता है आपका, मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, R बराबर n² यहाँ पे Z और यहाँ पे मल्टीप्लाई 0.529 और यहाँ पर आएगा एंगस्ट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है पिकोमीटर में, तो देखो पिकोमीटर में R का मान क्या होगा, यहाँ पर जाएगा पिकोमीटर में, ये किस में कहलाएगा आपका, और ये सेंटीमीटर, हाँ तो R का मान निकाल, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा देखो इसमें R n² यहाँ पे आएगा H Z। अब पिकोमीटर में देखो यहाँ पे पिकोमीटर में होता है 10 की घात कितना -12 और यहाँ पे कितना 10, तो अगर 10 की घात 12 करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको 52 थोड़ी कितनी 52.9 और यहाँ पर आएगा पिकोमीटर। तो ये मान याद रखना, ला लो यहाँ पर, ये 3 मान दे रखे हैं अलग अलग आपको। चाहे इससे मैं कह रहा हूँ कि आप जब कभी केमिस्ट्री से करने का मतलब जो भी है, क्योंकि ये तो है नहीं कि जैसे मान लीजिए आप BSc जिससे आपका जेट में सिलेक्शन हो जाता है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं मानता हूँ सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, फिर भी मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, आपको पता है कि पूरे बच्चों का तो इम्पॉसिबल होता है। तो कुछ बच्चे जब यहाँ पर नॉर्मल BSc करते हैं तो जब उसे केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, चाहे से वो नेट की तैयारी करे, नीट की तो खैर मान लीजिए आपके पास समय जा चुका है, ठीक है, या MSc करता है, या अगर मान लीजिए कोई PhD करता है या केमिस्ट्री, और अगर मान लीजिए BSc करेगा तो ये बातें उनको वहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि यदि आप इन बातों को अभी पढ़ लेते हैं, यदि जेट में सिलेक्शन हो जाता है कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका मान आ गया, R का मान आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो परमाणु था उस परमाणु की रेडियस नील्स बोर के अनुसार परमाणु की रेडियस कितनी होगी, R बराबर n²। n का मान क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 3, यहाँ पे लिख रहा हूँ n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 1 2 और यहाँ पे 3 4 या 5, या कह सकता हूँ क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। और यहाँ पे Z, ये Z होता है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश, Z इफेक्ट कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश,
कि वो 1 2 3 जो हम कहते हैं परमाणु क्रमांक को कहते हैं यहाँ पे भाई। जैसे हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। चलो यहाँ पे मैं एक उदाहरण के द्वारा ऐसे मान लीजिए कि हमें हाइड्रोजन की त्रिज्या निकालनी है। जो हाइड्रोजन का परमाणु है नील्स बोर के अनुसार उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे नील्स बोर के अनुसार जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी एक इन हाइड्रोजन, ये आपका नाभिक और पहली कक्षा है। यानी सर एन का मान कितना बताओ, एन का मान 1 है। कितना एन का मान क्या लगेगा इसमें, 1 है। अब एन का मान 1 और जेड का मान कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो सर जेड का मान भी 1 और एन का मान भी कितना बताओ, 1 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसमें, तो यहाँ पे आएगा देखो इसमें R बराबर है एन का मान कितना है सर आपका 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 का, जेड का मान भी 1 है और मल्टीप्लाई कितना आएगा 500, कितना ऊपर वाले लिखो यहाँ पर कौन सी मीटर में कितनी आएगी 529 10⁻⁻10 मीटर। इसको हल करने भी 1 ही आएगा तो आंसर कितना आएगा R बराबर आएगा इसमें 0.529 और यहाँ पे 10⁻⁻ कितना आएगा 10 मीटर। इसका मतलब आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए नील्स बोर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान रखना R बराबर 0.529 इंटू 10⁻⁻ कितना होगा -10 मीटर होगा। ये पिकोमीटर में पूछ सकता है, एंगस्ट्रॉन में आपसे पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। या क्योंकि एक क्वेश्चन ये बनता है कि परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में निकाल जाती है, तो नैनोमीटर भी आपसे पूछ सकता है। समझ रहे बात को इसमें। तो यहाँ पर कुछ छाप लो, छापना चाहो तो फुर्ती से, ठीक है। कौन कौन सी देखो बात फिर कर रहा हूँ। एक तो ये वाली बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या निकाला था, R का मान निकाला था। यहाँ पर कहाँ पर आया था, ये देखो ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो मान दिख रहे हैं सभी आपको मान याद करने पड़ेंगे लालो, अगर नंबर लेने हैं तो केमिस्ट्री में, क्योंकि आगे और भी काम में आएगा। भी इनसे क्वेश्चन बनेंगे। ये तो सिंपल है, इतना सोचिए आपको इतना कठिन लग रहा है, परंतु ये केमिस्ट्री का सिंपल है। इन पे क्वेश्चन बनेंगे आगे भी, और भी क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये मान याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इन दोनों में यदि हम क्या करते हैं, वापस लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक है। सूत्र सभी को याद होगा। अब देखो यहाँ पर आप समझना कि सर जो परमाणु की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या नील्स बोर के अनुसार क्या आई थी हमारे पास, n² और यहाँ पे h नहीं, आपका क्या था इसमें z था, इनटू ये आपका आंकिक है, इसको आप छोड़ो। अभी हमें क्या करना है कि सर इन तीनों में संबंध स्थापित करना है। यदि देखो यहाँ पे बोला है अगर n के मान में वृद्धि होती है, देखो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका नाभिक है और सर आपकी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। इस बात को हम इससे स्पष्ट करेंगे कि सर यहाँ पे तो आपका n और p, तो ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे n का मान कितना है सर आपका, n का मान 1 है। तो यदि n का मान, यदि z के मान को क्या कर दिया मैंने, z के मान को क्या मान लिया सर 1 मान लिया। क्या मान लिया मैंने, z के मान को 1 मान लिया। अरे नहीं समझे क्या, फिर देखो वापस, ये कह रहा है कि कोई हाइड्रोजन का परमाणु है, क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु है, और हाइड्रोजन परमाणु में परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो जेड का मान कितना होगा बताओ, जेड का मान 1 होगा। अब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कह रहा है कि यदि आप इलेक्ट्रॉन को इस पहली कक्षा में भरेंगे तो n का मान कितना होगा, 1 होगा। फिर आप यदि दूसरी कक्षा में भरते हैं तो n का मान कितना होगा, 2 होगा। फिर यदि आप तीसरी कक्षा में भरते हैं तो n का मान कितना होगा, 3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब n के मान में वृद्धि करते हैं, नील्स बोर के अनुसार n के मान में वृद्धि करती है, तो परमाणु की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। देखो यहाँ पर, अब इन दोनों में संबंध देखना आप, इन दोनों में संबंध है सर यहाँ पे R समानुपाती क्या होता है बताओ, n² होता है। इसका मतलब क्या होगा कि सर जैसे जैसे देखो यहाँ पर n का मान बढ़ेगा तो R का मान बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इलेक्ट्रॉन को इस कक्षा की बजाय इसमें बढ़ते हैं तो परमाणु की त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ही परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। नोट लगा के लिखना है बात, ठीक है, कि नील्स बोर के अनुसार जैसे जैसे n के मान में वृद्धि होती है या मुख्य क्वांटम संख्या में वृद्धि होती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या में वृद्धि होने पे उसकी त्रिज्या के मान में क्या होती है बताओ, वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरा संबंध देखो यहाँ पर, यदि मान लीजिए n का मान फिक्स करता हूँ, n का मान क्या मान लिया मैंने, स्थिर मान लिया। n का मान क्या है,
स्थिर, कोई भी एक निश्चित मान मान लिया। अब की बार हमें संबंध साबित करना, आर समानुपाती क्या हो जाएगा, इन आर व्युत्क्रमानुपाती किसको हो जाएगा, 1/z होगा। इसका मतलब z क्या है सर, यहाँ पे z आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश है। यदि मान लीजिए आप यदि यहाँ पे p के मान में वृद्धि करते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि करते हैं, तो r के मान में क्या होगी बताओ, कमी होगी। r के मान में क्या होगी, कमी होगी। ध्यान रखना इस बात का। यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा के अंदर यहाँ पे आप भर रहे हैं और p के मान में वृद्धि होती है तो त्रिज्या के मान में कमी होगी, ये बात ध्यान रखना लालो। क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि यदि मान लीजिए कोई तत्व है, उसका आने वाला इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में भरा जाएगा। ध्यान से सुनना, कोई तत्व है या मान लीजिए कोई भी आपका परमाणु है, परमाणु में आने वाला इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में भरा जाएगा, तो बताओ परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो आपको देखना है कि जब सर उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो n के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और यदि मान ली p के मान में, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो p के मान में वृद्धि होगी, जब p के मान में वृद्धि होगी तो सर यहाँ पे देखना z के मान में वृद्धि होगी, और जब z का मान बढ़ेगा लालो तो यहाँ पे r का मान क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे जब n का मान बढ़ेगा तो r का मान ही बढ़ेगा। इस संबंध को आप नोट कर लेना, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो, आपकी लैंग्वेज जिस प्रकार, ठीक है भाई। इसका मान अगर मान लीजिए z का मान बढ़ता है तो r का मान कम होगा, यदि z का मान कम होता है तो r का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, मेथड इस पे रहेगा, कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है वो, ठीक है। तो ये आपका जो पहली जो त्रिज्या का सिस्टम था, इसको याद रखना डालो अच्छी तरह। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए z का मान फिक्स कर दिया, n के मान में वृद्धि हो रही तो परमाणु त्रिज्या में क्या होगी बताओ, वृद्धि होगी। यदि मान लीजिए n के मान में कमी हो रही है तो क्या होगा यहाँ पर बताओ, इसमें r के मान में क्या होगी बताओ, इसमें कमी होगी, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात, देखो इसमें आगे कौन सी, ये तो हमने r की त्रिज्या निकाल ली। अब त्रिज्या के बाद में आता है इसकी ऊर्जा, या मैं कहूँ कि यहाँ पे से मान लो उसका वेग। वेग का मतलब क्वेश्चन समझना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है हमारा कि सर मान लीजिए यह आपका परमाणु है, और इस परमाणु के मान लीजिए इस कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति कर रहा है, तो हमें उसका वेग निकालना है। सर बोले तो हमें क्या निकालना है बताओ, हमें तो v का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, v का मान निकालना। तो आ जाओ इन दोनों पे आ जाओ, देखो इनमें कहीं ना कहीं पर v है, अरे कहीं ना कहीं पर v है ना, चिपकाओ पूर्ति से। तो अब क्या करो यहाँ पर, तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वेग, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन का वेग। तो वेग निकालने के लिए सर हमें पूरे समीकरण से तो v का मान निकालना। तो आप क्या करो, इस वाले इस समीकरण से r का मान निकालो और r का मान इसमें चिपका दो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे समीकरण 2 से r का मान प्राप्त करने पर, तो देखो यहाँ पे समीकरण इसे प्राप्त करेंगे तो हमारे पास समीकरण 2 है, तो यहाँ पर आएगा r बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डालो यहाँ पे NH और यहाँ पे क्या आएगा 2πmv, यह आ जाएगा। इसको समीकरण यदि आप क्या मानते हैं, 3 मानते हैं, समीकरण 3 का मान किस में रख दो सर, समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे r का मान चिपकाना है, तो यहाँ पे आएगा समीकरण, ये लिख रहा हूँ इसमें समीकरण 3 में, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, ठीक है। तो मान रखो प्रति से, तो देखो यहाँ पर mv² बराबर क्या हो जाएगा सर आपका ZE²। r का मान क्या है, r का मान नीचे कौन आएगा सर आपका NH आएगा, ऊपर क्या आएगा, देखो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा सर 2π और यहाँ पर आएगा mv, ठीक है। अब क्या करूँ सर आप, हमें तो केवल v का मान चाहिए। तो अब आप मेरे को बताओ, इस mv² को मैं लिख सकता हूँ mv और यहाँ पर v, कोई दिक्कत किसी को इसमें, अरे बात हुई है ना इसमें। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो इसमें यहाँ पर है ZE² मल्टीप्लाई 2π और यहाँ पर आएगा mv और नीचे क्या आएगा इसमें, तो आपका NH।
अब क्या करना पड़ेगा, इस एम वी को मैं नीचे ले सकता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा देखो v बराबर जेड ई स्क्वायर और यहाँ पर जाएगा 2 पाई, उसके बाद में एम वी नीचे क्या आएगा वो तो आपका एन एच। अब सर यहाँ पे एम वी नीचे आएगा इसमें, देखो ये एम वी, तो एम वी से एम वी कट जाएगा इसमें, तो क्या बचेगा हमारे पास v का मान आएगा, देखो ला लो यहाँ पर है 2 पाई को पहले लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर आएगा 2 पाई जेड स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका ई, सॉरी जेड ई स्क्वायर और नीचे क्या आएगा इसमें आपका एन एच आएगा, ये आ गया इसमें। ये किसका मान आ गया, नील्स बोर के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में वर्ताकार रूप से चक्कर लगा रहा तो उसका वेग क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और किस में आएगा ये वेग, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर, मान लो कैसी से आपका सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा सेमी प्रति सेकंड, किस में आएगा सेमी प्रति सेकंड, ठीक है, जो बाद में हम चेंज कर लेंगे। परंतु सर अब देखो यहाँ पर वही हमारे पास फॉर्मेट है कि इसमें कौन कौन सी राशि कांस्टेंट है। सर ये वाला भी कांस्टेंट होगा, ये वाला भी कांस्टेंट है और ये वाला भी कांस्टेंट है, यानी मान स्थिर है। तो यहाँ पे मैं आगे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसी बात को देखो इधर, चलो मैं यहाँ पे लिख के लिखता हूँ, देखो v का मान, तो यदि मैं लिखूँगा यहाँ पर 2 पाई कोमा एच कोमा, उसके बाद में क्या आएगा ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, यदि मान मैंने आपको पहले बताया था पाई का मान 3.14 होता है, एच का मान कितना होता है 6.626 10⁻⁻34 JS होता है, इसका मान कितना होता है 9.1 इंटू इलेक्ट्रॉन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या पूछ रहा है इसमें, एम तो नहीं पूछ रहा है इसमें, आवेश पूछ रहा है, कितना आएगा 1.6 10⁻⁻19 आएगा। इसको रखने पर हमारे पास v का मान क्या आएगा, हमारे पास v का मान आएगा 2 कितना आएगा इसमें 1.8, कितना आएगा 1.8, ठीक है 1.8, और यहाँ पे 10 की घात माइनस कितनी आएगी, 10 की घात माइनस आएगी इसमें आपकी, अगर देखो इसको हल करने पे यहाँ पे आ रही है 12, ये 18, इसमें आएगी 10 की घात माइनस 8 वेग का मतलब, तो यहाँ पर तिरु में आएगा, फिर थोड़ा यार मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, देखो इसको निकालने तो मान निकालना पड़ेगा इसमें। अब वेग किस में आएगा, यदि वेग माइनस में होगा 10 की घात माइनस 8 मीटर है, इसको देखते हैं, यदि या तो आएगा इसमें 8 आएगा और उसका आएगा 8, तो यहाँ पर आएगा मीटर प्रति सेकेंड, और उसका कितना आएगा सेंटीमीटर में, यहाँ पर आएगा 10 की घात 8 मीटर है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा, इस बात का ध्यान रखना। कितना आएगा 1.88, और यहाँ पे 10 की घात कितना आएगा इसमें 8 आएगा, या आपको थोड़ा बहुत इसमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी है इसको मैं कैलकुलेशन करनी है, आपको कैलकुलेशन करने पे आपके सटीक आंसर आएगा इसमें। अभी मैं कैलकुलेशन करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, मैं घर पे कैलकुलेशन करूँगा, आपको फिर बता दूंगा, ठीक है। शायद दो भी आएगा 1.8 लगभग 22, यहाँ पे ये आएगा, फिर इसको मीटर में चेंज करेंगे आगे, तो मीटर में क्या होगा, केवल यहाँ पे घात में परिवर्तन होगा, क्या होगा, बस हमें ये कन्फ्यूजन है घात वाला इसमें, इस बात का ध्यान रखना है, समझ इसमें। अब सर यहाँ पे ये तो सही है, परंतु देखो ये वाला मान भी इसमें, यदि सर आपका जेड और के इसमें एन भी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई में आएगा सर आपका जेड आएगा इसमें, जेड और क्या आएगा इसमें आपका एन आएगा, क्या आएगा जेड और आपका एन आएगा। कहीं पर भी आपको स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे देखो अब हम इन दोनों में संबंध स्थापित करते हैं, तो यहाँ पर आएगा v बराबर आपका जेड और यानी क्या हो जाएगा इसमें बराबर आपका इसमें एन। इसका मतलब क्या हुआ, v समानुपाती क्या हो जाएगा सर आपका जेड और v समानुपाती 1 बटा किसकी एन की, ये दोनों संबंध याद रखना फिर आप। अब इसका मतलब क्या है कि यदि सर जैसे जैसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ाते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब सर यहाँ पे जब p का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेग भी बढ़ेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग भी बढ़ेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे जैसे जैसे n का मान बढ़ाते हैं, n का मतलब सर आपको यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो यदि मान लीजिए यदि इलेक्ट्रॉन को आप इस कक्षा की बजाय इसमें लेते हैं तो सर n का मान बढ़ेगा, तो n का मान बढ़ेगा तो v का मान क्या होगा, कम होगा, समझ रहे हो। तो यही तो कारण है लालो कि यदि इलेक्ट्रॉन को हम नाभिक से दूर लेके जाते हैं तो उसके वेग में क्या हो जाती है, कमी होती है, उसकी वेग में क्या होती है, कमी होती है। या ऐसे मान लीजिए आपको और उदाहरण बताऊँ मैं,
एक तो क्या करना देखना आप, एक तो लगभग छोटी कैनिकल मोटर होगी। छोटी मोटर पे क्या है सिस्टम, ऐसे मान लीजिए छोटी मोटर है, इस पे लगभग आपने ऐसे घुमाएंगे तो आपको बहुत तेज़ लगेगा, घूम रहा है ऐसे। और यदि मैं इस पे कुछ बड़ी इस प्रकार कोई मान लीजिए चक्री घुमाता हूँ, ठीक है, तो आप चक्री को देखना, ये वाला बाहर वाला राउंड है बहुत धीरे धीरे आपको महसूस होगा। जैसे आप जो कहते हैं ना घर पे पशुओं के लिए जो कहने का चारा काटने की मशीन होती है, उसको देखना, एक तो छोटा कहने का उसको घूमने वाला सिस्टम होगा, एक बड़े वाला होगा इसमें। तो बड़े वाला धीरे घूमेगा और जबकि छोटे वाला क्या होती है तेज घूमता है। यही सिस्टम लालो इसमें काम करता है। समझ रहे बात को इसमें? अरे आया कुछ समझ में? यदि मान लीजिए और आपको उदाहरण बताऊँ मैं, आप किसी वर्ताकार के चारों तरफ घूम रहे हैं, यदि वर्ताकार की अगर मान लीजिए त्रिज्या बहुत लंबी है तो आपको ऐसा लगेगा कि हम धीरे दौड़ रहे हैं, कोई आपको दूसरा देखेगा तो बहुत धीरे दौड़ रहे हैं। और यदि बहुत कम है तो क्या होगा कि सर यहाँ पे आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं। या और उदाहरण बताऊँ आपको, किसी पेड़ की आप चारों तरफ राउंडिंग करते हैं तो इसका मतलब होता है आप बहुत तेज़ दौड़ते हैं, क्योंकि चक्कर आने की संभावना होती है। और यदि आप ऐसे ही अगर किसी मकान के चारों तरफ दौड़ना, वहाँ पर आपको चक्कर नहीं आएंगे। समझिए बात को इसमें? यदि एक तो आप पेड़ की चारों तरफ दौड़ना, जो आपके पेड़ है ना उसकी दौड़, ठीक है, और एक मकान के चारों तरफ दौड़ना, आप चक्कर आएंगे। किस में आएंगे सर? जो आपका पेड़ वाला है उसमें चक्कर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वहाँ पर आपका उस परमाणु की अपेक्षा, यदि परमाणु माने हम पेड़ को, तो उसमें आपका वेग ज़्यादा उसकी अपेक्षा, जबकि उसमें क्या आपका वेग कम है। ठीक है, तो इन दोनों में ध्यान रखना। संबंध लगभग 4 क्वेश्चन बता दी मोटी मोटी, एक तो 2 इसमें और 2 इसमें हो गया आपके, कि जब जेड का मान बढ़ेगा प्रभावी नाभिक क्या बढ़ेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे वेग के मान में क्या होगी बताओ, इसमें वृद्धि होगी। और जब एन का मान क्या होगा, जब एन के मान में यहाँ पे वृद्धि होगी तो वी के मान में क्या होगी सर आपकी, एन बढ़ेगा तो यहाँ पे वी घटेगा, यहाँ पे जेड बढ़ेगा तो ये भी आपका बढ़ेगा। और कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? लगभग आपके 4 क्वेश्चन बता दी मोटी मोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मोस्ट ध्यान रखना, ऊर्जा पूछेगा। ऊर्जा क्या पूछेगा? ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भी परमाणु है, वही चक्कर घुमा लो आप। अरे वही घुमा लो कि सर यहाँ पर आपका एक परमाणु का नाभिक है, ये पहली कक्षा है, इसकी दूसरी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा है। आपसे पूछ रहा है यदि आप इलेक्ट्रॉन को इस कक्षा में भर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, और यदि आप इसमें भर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, और यहाँ पे भरते हैं तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो सोच लो, 1 मिनट का समझ रहा हूँ, मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ कितना लंबा हो चुका है। कोई बात नहीं, 32 कितना हो गया, 32 है। तो सोच लिया होगा सभी ने। अरे क्या करना है हमें लालो यहाँ पे ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है? ऊर्जा निकालनी है। अब ऊर्जा आप में है या नहीं बताओ? अरे अभी सभी खा पी के मजे कर रहे होंगे तो आकार में वृद्धि होनी चाहिए ना। कुछ लोग जैसे पतले भी होते हैं, ठीक है, तो क्या उनकी भी आकार में पता नहीं वृद्धि हुई या कमी, ये तो मालूम नहीं। ठीक है भाई, जो पतले व्यक्ति होते हैं ना, क्या उनके आकार में वृद्धि हुई या कमी? हाँ, जैसे मान लीजिए वो 250 ग्राम का है, ठीक है, तो क्या वो 250 ग्राम वाला 300 ग्राम का बना है, जो भी है, तो कुछ तो परिवर्तन होगा। ठीक है, जो भी ला लो। तो यहाँ पे देखिए लालो लालियों, हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पे है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ऊर्जा कितनी होगी। एक बात तो ये सोचनी है। दूसरी बात क्या सोचनी है कि यदि यहाँ पे जो नाभिक है, इस नाभिक के प्रभावी नाभिक के आवेश बोले तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या में जब वृद्धि होती है तो उसकी ऊर्जा के मान में क्या परिवर्तन होता है। ये 2 बातें हमें समझनी है इसके द्वारा। तो आओ बिंदु पे। बिंदु क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। यहाँ पे आएगा नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अब क्या होगा, देखो यहाँ पे 250 ग्राम, देखो इधर। तो सर यहाँ पे आपको पता है कि व्यक्ति की 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। एक तो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, एक आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। यदि एक ऊर्जा बढ़ती है तो एक घटती है, दोनों का योग टोटल के बराबर होता है। क्योंकि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, यदि आप पढ़ के आए या फिजिक्स से जो नौजवान हैं वो भी लगभग इस पे से पढ़े होंगे। ठीक है, ऊर्जा का नियम, ठीक है, ऊष्मा गति का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ई एन तो क्या है सर, यहाँ पे ई एन का मतलब है, एन का मतलब
यहाँ पे हो सकता है n का मान देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलो चिपकाता हूँ। n बराबर हो सकता है 1 2 3 4 या 5 इस प्रकार कि यदि n का मान 1 है तो पहली कक्षा में ऊर्जा होगी, n का मान 2 है तो दूसरा कक्षा होगी, इसमें ऊर्जा होगी, और यदि n का मान 3 है तो तीसरी कक्षा में इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो हम जानते हैं बराबर यहाँ पे क्या होता है, En बराबर होता है देश के नौजवानों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको यदि लिखे तो क्या हो जाएगा, इसका मान तो हो जाएगा सर आपकी गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा बताओ, गतिज ऊर्जा, और ये हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। अब लालो हम ये जानते हैं, यदि मान लीजिए समीकरण में इसको क्या देता हूँ, समीकरण से मान लो जो भी है हम तो कुछ सीख रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो 3 कितना है आपका 3 है। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है लालो 1/2 mv²। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं लालो देखो यहाँ पर इस वाले समीकरण से ये mv समीकरण 1 से यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, समीकरण 1 से आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, ध्यान रखना, आपसे मेथड पूछ, यानी मेथड लास्ट में जो आंसर आ रही है वो आपसे पूछेगा इसमें। तो तरीका आपको आना चाहिए। यदि मान लीजिए कभी अगर आपको याद भी नहीं होता है, टाइम आपके पास तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं, यदि बार बार करते हैं ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे स्पीड से करूँगा तो आपकी ऑटो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 1 से क्या जाएगा बताओ, mv² बराबर क्या होता है यहाँ पर बताओ, ze² पॉइंट क्या होता है r। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, इसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 ze² पॉइंट क्या आएगा, इसमें r आएगा। ठीक है, अब सर पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक की मध्य लगने वाला बल, स्थितिज ऊर्जा, और ये ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, जब एक ऊर्जा धनात्मक तो एक क्या होगी आपकी ऋणात्मक। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाभिक की ओर जाता है तो ऊर्जा बाहर की ओर निकलेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो ऋणात्मक आएगी इसमें। तो यहाँ पे किसका मान होगा बताऊँ, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी लालो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो होती है -ze² अपॉन क्या होता है, r होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस समीकरण 3 में का मान चिपकाना दोनों का। तो यहाँ पे देखो इसमें En बराबर होगा लालो, काइनेटिक का मान कितना है 1/2 ze² पॉइंट क्या होगा r, उसके बाद में क्या है माइनस, क्योंकि प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ पे, तो क्या आएगा माइनस, यहाँ पे रहेगा ze² पॉइंट क्या होगा r। ठीक है, अब ऐसे बताओ रे, जब 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा इसमें, ये पूरा 1 है, और 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, और आधा किसका, माइनस का बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, En बराबर है -1/2 ze² पॉइंट क्या आएगा, r आएगा। अगर कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, यहाँ तक समस्या तो पूछ सकते हो। अब इस वाले समीकरण से, जो भी समीकरण नंबर हमारा कौन सा है बताओ, समीकरण से मान लीजिए 4 है। इस समीकरण 4 में क्या रखना है आपको, r का मान रखना है, r का मान रखना है। r का मान कितना आया था बताओ, तो या तो सर इससे निकालो r का मान, और कितना आया था r का मान बताओ पूर्ति से, r का मान कितना आया था लालो। हमें क्या करना है कि सर r का मान निकालना है, कितना होगा तो निकाल के बताएं वापस इससे। तरीका देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो इसमें इससे निकाले, कैसे निकाले r का मान बताओ इसमें, अभी सर निकाला था, यदि याद है तो बताओ पूर्ति से। n² h² क्या था, उसके बाद में बताओ 2 पाई क्या था इसमें आपका, 2 पाई था 4 पाई, बेटो साथ साथ में याद नहीं है, अरे निकालो पूर्ति से। क्या था इसमें, r का मान क्या था सर, हमारे पास आया था n² h², उसके बाद में क्या होगा, ये हमारे पास क्या आया था सर आपका 4 पाई², उसके बाद में क्या आया था mze², ये आया था सिस्टम। अरे यही तो था ना सिस्टम, तो ये मान आपको इसमें चिपकाने हैं, ये वाला मान r का यहाँ पर आपको चिपकाना है। यदि आप और भी चेक कर लेना, ठीक है, जो भी आपको कंफ्यूजन है, यहाँ पे क्या आएगा n² h², उसके बाद में क्या आएगा 4 पाई, यहाँ पे स्क्वायर होगा, उसके बाद में आ जाएगा m, और यहाँ पे ze² आएगा। ठीक है, तो मान चिपकाओ यहाँ पर, देखो En बराबर आएगा लालो, यहाँ पर जाएगा -1/2, उसके बाद में क्या होगा ze² हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो नीचे आर का मान, तो आर का मान तो ऊपर वाला मान क्या आएगा, नीचे आएगा, तो यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा गुणा में 4 पाई स्क्वायर, उसके बाद में एम जेड और आपका ई स्क्वायर, ये आएगा। अब क्या करना है सर आपको, देखो यहाँ पर ये वाला 2 यहाँ पे एन है, यहाँ पे ये 2 कट सकता है, इससे कटेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ई एन बराबर आएगा माइनस, अब यहाँ पर देखो कि सर यहाँ पे 2 बच गए, तो यहाँ पर आएगा 2 पाई स्क्वायर, और अब देखो सर यहाँ पे एक जेड और यहाँ पे जेड गुणा होंगे तो जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा बताओ जेड स्क्वायर। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की आधार समान तो घातीय गुणा हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी, कितना आएगा इलेक्ट्रॉन 4 आएगा, नीचे कितना आएगा बताओ, यहाँ पर m हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा सर आपका n स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आपका h स्क्वायर आएगा। तो ये किसका मान आ गया बताओ सर, ऊर्जा का मान आ गया, किसका मान आ गया, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान आ चुका है। अब वही फॉर्मेट अपनाना है कौन सा, कि इसमें जो कांस्टेंट है कौन कौन है बताओ सर, इसमें ये भी कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी सर कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है। तो क्या क्या बचा इसे बताओ हमारे पास लालू क्या क्या बचा रे भाई, हमारे पास क्या क्या बचा, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं हमारे पास जो जानकारी बच रही देखो इधर, सर हमारे पास बचा ई एन बराबर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी एनवीं कक्षक में यदि इन सभी का मान रखते हैं, सभी का मान मैंने बता दिया, फिर बोल रहा हूँ, पाई का मान 3.14 होता है, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 होता है, एम का मान कितना होता है 9.1 10⁻31 होता है किलोग्राम में, एस का मान कितना 6.626 आपका -34 जे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो इसको हल करने पे हमारे पास मान आएगा माइनस जेड स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एन स्क्वायर, क्या आएगा बताओ जेड स्क्वायर, यहाँ पे एन है, ये आपका एन स्क्वायर आएगा, ठीक है। परंतु इसको हल करने पे सर कैलकुलेशन क्या आएगी, इसको हल करने पे लालो यहाँ पर आएगी 2 कितनी आएगी 88, कितनी आएगी 2.88 आएगी लगभग, ऐसे मान लो ये मान आ गया। और यहाँ पे किस में आएगी वो, अगर ऊर्जा पूछ रहा है तो ऊर्जा ध्यान रखना 2.88 आ रही है 18, यहाँ पे 2.18 आएगी रे, 2.18 10⁻⁻ कितनी आएगी 11। अब 11 किस में आएगी, अर्घ, ध्यान रखना अर्घ में, पहला ऑप्शन तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा मिल सकता है आपको ई एन बराबर, यदि मैं पूछूं जूल में कितनी होगी, तो यहाँ पर आएगी जूल में आपकी माइनस जेड स्क्वायर, उसके बाद में एन स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.18 इंटू 10⁻⁻ कितनी आएगी 18 जूल, कितनी आएगी 18 जूल। ये आपसे पूछ सकता है, वो ध्यान रखना, ये ई एन बराबर कितनी, ये सर आया कैसे, ये आने का सिस्टम है, देश के नौजवानों ये बदलने का सिस्टम है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास जब पढ़ाई थी उस समय ये अर्घ को जूल में कैसे बदलते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। अब सर यहाँ पे पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 13.6 10 की घात कुछ नहीं है, 10 की घात कुछ नहीं आएगी, और उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर आपका एच स्क्वायर, और कितना आएगा इसमें आपका क्या है इसमें जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें एन स्क्वायर आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा ये होगी, ध्यान रखना, मोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, मान आपको याद करने पड़ेंगे। ला लो अर्घ में ऊर्जा कितनी होगी 2.18 इंटू 10⁻11 होगी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कितनी होगी बताओ, यहाँ पर 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, जूल में होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी बताओ 13.6 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी आपकी 10 की घात कुछ नहीं, यानी बोले तो आपका जेड स्क्वायर, और आपका क्या हो जाएगा इसमें एन स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको मान याद करनी पड़ेगी। ला लो, अरे कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें। अब देखो आगे यहाँ पर इस वाली बात को थोड़ा बहुत आगे और बढ़ाते हैं, इस वाली बात को थोड़ा बहुत आगे और बढ़ाते हैं। हमारे पास क्या होता है कि जो आर एन एक रीडबर्ग स्थिरांक क्या होता है आपका रीडबर्ग स्थिरांक, लालो याद करना है, याद करोगे तो ये आपका होगा। रीडबर्ग स्थिरांक का मान कितना होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, कितना होता है जूल। इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं 2.18 इंटू 10⁻18 के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ आर एन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे हमारे पास आएगा ई एन, और यहाँ पे आएगा माइनस,
यदि आप लिखना चाहो तो यहाँ पे जेड स्क्वायर यहाँ पे रहेगा एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा इसके स्थान पे बताओ आर एन आएगा। ये फॉर्मूला हो सकता है एक, और ये भी तो बन सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को इसमें, वो कैसे भी आपको घुमा के दे सकता है। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि यदि मान लीजिए यह कोई हमारा परमाणु है, और परमाणु कौन सा आपका, क्योंकि नील्स बोर ने केवल हाइड्रोजन के बारे में जानकारी दी थी, तो उसने कहा कि हाइड्रोजन परमाणु, क्या इसे बताओ हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें बताओ एन का मान कितना है 1 है, और जेड का मान भी कितना है 1 है। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन की उस कक्षा में ऊर्जा क्या होगी। तो यदि सर आर एन का मान हमें मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु देखो यहाँ पे ई एन बराबर है, जेड का मान कितना है 1, तो यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे एन का मान कितना है 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आर एन का मान चिपका दो कितना है 2.18 × 10⁻18। ठीक है, किस में आएगा, जो भी आपका जूल में आएगा। अब देखो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास आएगा ई एन बराबर -2.18 × 10⁻18 जूल, ये आएगा। समझिए इसका मतलब क्या है कि नील्स बोर के अनुसार यदि जेड का मान है, यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए, अगर जरूरी नहीं कि आपको वो जेड का मान बताए, एन का मान नहीं बताएगा वो, क्योंकि हाइड्रोजन है तो आपको मालूम होना चाहिए। वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में ऊर्जा क्या होगी, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा में ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे इसका मान भी 1, इसका मान भी क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर आएगा -2.18 × 10⁻- कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है, अरे कोई दिक्कत यहाँ किसी को। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि जेड के मान में कोई परिवर्तन नहीं करना है, और एन का मान यदि 2 हो, तो ये कह रहे हैं यदि एन बराबर 2, दूसरी कक्षा में उसकी ऊर्जा क्या होगी, जेड बराबर क्या आपका 1 है, तो क्या करना पड़ेगा सर, जहाँ पर भी आपको एन दिख रहा है, एन के स्थान पर कितना 2 चिपकाना है, तो यहाँ पर आएगा ई एन बराबर कितना है, यहाँ पर जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा -2.18 में 10⁻18 में है, तो यहाँ पे इसमें 4 का भाग, 4 कैसे है, क्योंकि जेड का मान तो 1 है, कोई मतलब नहीं है, एन का मान जो कितना 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, अरे 2 दूना आपकी 4 तो होंगे ना, पावर 2 है तो यहाँ पे 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देने पे लगभग आंसर आता है आपके 545, कितना आता है 545 आंसर 10⁻18, यह आपका आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आएगा, ध्यान रखना जूल में। फिर क्वेश्चन नोट करना वापस, यदि लालो आपसे पूछे, क्या पूछे कि इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में ऊर्जा क्या होगी, तो कितनी आएगी, याद कर लेना -2.18 × 10⁻18 जूल होगी। दूसरी कक्षा में ऊर्जा क्या होगी, तो हमें पता है कि एन का मान 2 होगा, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम होगी, कितनी आएगी 5.545 × कितना आएगा इसमें आपका 10⁻18 आएगी। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। इसी प्रकार यहाँ पर आपको ये वाली पूछ सकता है कि हाइडेनबर्ग के अनुसार यहाँ पर अर्ग में ऊर्जा कितनी होगी, और यहाँ पे जूल में ऊर्जा कितनी होगी, और यहाँ पे ईएन में ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, इसके अलावा देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे, और आपसे बना सकता है कि वो आपको जेड का मान कुछ और देगा, एन का मान कुछ देगा, क्योंकि मान और बाकी आपको रखने पड़ेंगे और आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इनमें संबंधित कुछ छाप लिया सभी ने। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले को देखना है, इस वाले फॉर्मूले को फिर वापस एक राउंड देखना है। हमारे पास क्या आएगा सर, यहाँ पे देखो ई एन, हमें गणितीय वैल्यू को नहीं देखना अब की बात, तो यहाँ पे -z² और यहाँ पे क्या आएगा बताओ n²। इसका मतलब सर संबंध स्थापित करना है, ई एन समानुपाती किसके हो जाएगा, -z² की, एक हो जाएगा ई एन समानुपाती होगा किसके, -1/n² की। इसका मतलब समझना दोनों का। यदि आप अगर ध्यान रखना मोस्ट है, बड़े बड़े यहाँ पे नीट वाले बंदे भी गलत करते हैं, क्वेश्चन ध्यान रखना है, आपका लेवल तो कहाँ पर इसमें। तो अगर सोचिए आपको यदि नीट का लेवल मिल रहा है, क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, तो कितनी अच्छी बात है, सोच लो फुर्ती से। मैं यहाँ पे टाइम देख रहा हूँ, कितना हो गया टाइम, 10 मिनट 6 से भी। ठीक है, चलो आराम से क्लियर कर लेंगे। देखो ध्यान से सुनना,
पहली बात तो इस बात को समझो कि सर En का मतलब क्या है, उसकी ऊर्जा, Z क्या है सर, इसमें आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसका मतलब ये हुआ यदि सर जब हम प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ाते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ाते हैं, लिख लेना साथ साथ में, यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ाते हैं तो ऋणात्मक ऊर्जा के मान में तो वृद्धि होती है, ऋणात्मक ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है तथा धनात्मक ऊर्जा के मान में क्या होती है, कमी होती है। समझ रहे हो इसको? इसे लिखना, यदि जब Z का मान बढ़ाते हैं ऋणात्मक ऊर्जा के मान में कमी होती है और वैसे वास्तविक ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। ऑप्शन मिल सकता है कि जब हाइडेनबर्ग के अनुसार यदि Z के मान में वृद्धि करते हैं तो ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, तो केवल ऊर्जा पूछ रहा है इसमें, तो वहाँ पे क्या आएगी, कमी आएगी। और यदि ऐसे पूछा आपसे कि नील्स बोर के अनुसार Z का मान बढ़ाने की ऊर्जा ऋणात्मक ऊर्जा के मान में होगी, तो क्या आएगी, यहाँ पे वृद्धि होगी। कैसे होगी, ऐसे बताओ, आप क्या करोगे सर, यहाँ पे इसका मान 2 कर दिया, तो 2 कर दिया तो इसका मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, इसका मान बढ़ेगा, जबकि धनात्मक क्या होगी, कमी होगी। अरे समझ रहे यहाँ पे, यदि धनात्मक की बात करें, धनात्मक तो कहाँ से आएगा, चिन्ह आपका ऋणात्मक यहाँ पर। यदि मैं इसको ऐसे लिखता तो आपका अर्थ सिंपल होता, Z का मान बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, ठीक है। परंतु ये सिस्टम कुछ उल्टा कह रहा है, यहाँ पे उल्टा, ऋणात्मक, ध्यान रखना, ऋणात्मक ऊर्जा लिख लो यहाँ पर, फिर बता रहा हूँ रिपीट करके, ऋणात्मक ऊर्जा की मान क्या होगी, वृद्धि होगी, और वैसे बोलो कि सिंपल ऊर्जा, ऊर्जा के मान में क्या होगी, कमी होगी। इसको हम धनात्मक ऊर्जा भी बोल सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। और इस वाली बात को समझो आप, ये वाली बात क्या बोल रही है कि देखो सर, यदि मान लीजिए हमारे पास में ऐसे लिखो R समानुपाती 1 और आपका A लिखा, इसका मतलब क्या है कि सर यदि A का मान बढ़ता है तो R का मान घटना चाहिए, ये तो इसका मतलब है। परंतु यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, उल्टा कौन कर रहा है सर, ये माइनस कर रहा है। यदि आप N का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पे E का मान भी बढ़ेगा, N का मान बढ़ाएंगे तो E का मान भी बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अरे क्या हो रहा है, कुछ घबरा रहे क्या? अरे यहाँ पे जब N का मान बढ़ाते हैं तो E का मान बढ़ेगा, ये कैसी बात है सर, कुछ बैठ नहीं रहा है, कुछ बैठ नहीं रहे, तो क्या करें, चलो और कोशिश करते हैं। देखो इधर, इसमें तो क्या समझा सर आपने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इसको समझना ध्यान से। इसको वापस लिख रहा हूँ मैं, En समानुपाती माइनस और यहाँ पर आपका n स्क्वायर, कि सर यदि मान लीजिए ये कोई आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस कक्षा की बजाय इस कक्षा में जा रहा है तो n का मान बढ़ गया, तो n का मान बढ़ेगा तो सर यहाँ पे क्या होगा कि सर ऊर्जा के मान में क्या होनी चाहिए, अरे कमी होनी चाहिए, पर आप यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। और तो भाई यहाँ पे ऋणात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, कौन सी बढ़ रही है, ऋणात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, इस बात का ध्यान रखना है। अरे ऐसे बताओ, कोई ऋणात्मक बढ़ती तो कमी हो रही है, इसका मतलब ये ऊर्जा के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये सिर्फ समझने का तरीका या ढंग है, बस बात वही है। यहाँ पे क्या बोलो मैं कि जब n के मान में वृद्धि करता हूँ लालो, तो यहाँ पे ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब ऊर्जा कौन सी, यहाँ पे ऋणात्मक ऊर्जा के मान में वृद्धि हो रही है, न कि यहाँ पे धनात्मक हो रही है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती किसी को इसमें तो समस्या नहीं होगी, ठीक है, तो छाप लिया होगा। अब लास्ट इसकी 2 बातें और हैं, छोटी छोटी बातें और देख लेते हैं, ठीक है। ये संबंध याद रखना, लास्ट में बता रहा हूँ, सिंपल पूछ लेगा, सिंपल आपसे सिंपल पूछ लेगा, बिल्कुल पूछता है लगभग हर एग्जाम। अगर कोई नीट का पेपर उठा के देख लो आप, ठीक है, या अगर जेट का उठा के कर आप देख लो, ठीक है, उनमें भी आप क्वेश्चन पूछता है, उस पर आधारित पूछता है। कोई सेकंड ग्रेड मान लो, फर्स्ट ग्रेड मान लो, ठीक है, कोई नेट पीएचडी की मान लो, सभी में क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा। अब आगे देखो यहाँ पर है, इसको चलो, इसका तो खेल खत्म हो चुका है। अब छोटी छोटी 2 बात और बता रहे हैं, ठीक है, फिर इस नील्स बोर का तो काम हो जाएगा, फिर इसकी कमियां रहेगी, जो कमियां शायद आगे वाले में बताए, कुछ आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर पहली समस्या तो ये थी, हाइड्रोजन, नील्स बोर ने हाइड्रोजन के बारे में बताया था। किसके बारे में, नील्स बोर ने हाइड्रोजन के बारे में बताया था लालू, ठीक है। परंतु उसने कहा, इसने प्रयोग तो हाइड्रोजन पे किया, प्रयोग तो इसने हाइड्रोजन पे किया,
परंतु उसने बात कही कि कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन और भी हो सकता है। इसमें कौन सी स्थिति, उसमें इलेक्ट्रॉन तो एक होना चाहिए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ही वहां पर उसका नियम लागू होगा। नील्स बोर की परिकल्पना कहाँ पे लागू होगी, जिस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर लागू होगा। ठीक है, तो बताओ रे लालो, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है और ये हाइड्रोजन है, तो इसके नियमानुसार बताओ किसमें नील्स बोर का नियम लागू होगा। ये से बोला है जो जेड है, इस जेड का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जेड के मान, परंतु ये कह रहा है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उसमें एक ही होना चाहिए। तो अब देखो मैंने ऑप्शन दिया कि बताओ इसमें आपका नियम लागू हो रहा नहीं हो रहा है, तो देखता हूँ कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, लिथियम में 2 है तो कितना आएगा 2, इसमें कितना 3, इसमें 4, तो सर केवल अभी तो यहाँ पर इसमें ही लागू हो रहा है। ठीक है, केवल इसमें लागू हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ लिथियम अगर क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लिथियम साहब जी जब बाहर निकालते हैं तो कौन सी अवस्था में आ गई, प्लस, और यहाँ पे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब यदि इस अवस्था में आप देखते हैं, इस अवस्था में इस लल्लू के पास क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान रखना इस Li+ में इसका नियम लग सकता है। इसी प्रकार आपसे पूछे कि जो बेरिलियम है, इस बेरिलियम में यदि मान लीजिए बेरिलियम साहब भी देखते हैं कि हम भी निकाल के देखें भाई कैसा क्या परिणाम आता है, तो बेरिलियम साहब भी कोशिश करते हैं ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकालें। एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकला। अब इसमें देखिए कि लल्लू तेरे पास कितने हैं, तो जब लल्लू की जानकारी की गई तो यहाँ पे इसमें 2 लल्लू पाए गए। कितने, इसमें 2 लल्लू है। अभी तक इसमें 2 लल्लू है, वो कितने को मानता है, 1। सर अभी तक इसमें नहीं लगेगा, तो फिर उसने फिर कोशिश की निकालने की, फिर इसने यहाँ पे B+ फिर आपका इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो यहाँ पे क्या आएगा B2+ आएगा और यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन। इस अवस्था में लल्लू यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इसमें नियम लगेगा, इस नील्स बोर का नियम लगेगा। इसी प्रकार देखिए आपका ये कौन सा आपका बोरोन बैठा बैठा देख रहा है, बैठे बैठे देख रहा है भाई जब नील्स बोर की बातें बोर हो रही तो हम भी थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। तो नील्स बोर साहब भी क्या करते हैं, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागे और किस में आ गए, प्लस में आ गए। ले देखते हैं या तेरे लेवल का हुआ नहीं, देखो लेवल तो होगा जब भी तो काम होता है। आपका लेवल अलग है, हमारा लेवल अलग है। जैसे कहते हैं ना कुछ व्यक्ति मिलते हैं या मान लो तो उनका क्या होता है कि लेवल सेम होता है, उनकी सोच सेम होती है, तो ही वो एक दूसरे को क्या होता है अट्रैक्शन होता है उनमें। समझ रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप किसी की तरफ अट्रैक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी उसकी सोच के लगभग क्या है दोनों की, ऐसे कहते हैं आजकल बहुत गलत भी सिस्टम हो रहे हैं, ठीक है, परंतु सोच ज़्यादा निर्भर करती है इसमें। लालो ध्यान रखना, जरूरी ये नहीं है कि आपको कौन चाहता है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपके ऊपर किसका प्रभाव ज़्यादा है, आपके ऊपर किसका प्रभाव ज़्यादा है और आपसे कौन प्रभावित हो रहा है, ये बात दो जरूरी है। लालो समझना ध्यान से, इसका अर्थ निकालना। तो यहाँ पर भी ये हुआ कि लालो इसके पास अभी भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसने क्या किया कि यहाँ पे B+ क्या किया उसने, इसने B+ में फिर त्याग किया, तो यहाँ पे रहेगा B2+। कितना आ गया, B2+ आ गया और यहाँ पे आपका फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब जब इसमें चेक किए तो कितने आ गए, सर अभी भी इसके पास कितने हैं, सर 3 इलेक्ट्रॉन है, नहीं लगेगा अभी भी। फिर क्या करता है सर आपका B, फिर यहाँ पे जब तक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता है लालो लगे रहो, बस लगे रहो। तो यहाँ पर क्या आएगा, अरे बताओ, यहाँ पर आएगा सर आपका B और एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अभी भी सर इसके पास कितने हैं, 2 हैं। फिर यहाँ पे बेचारा कोशिश करता है कि कैसे भी आ जाऊँ और कैसे भी आ जाए, तो यहाँ पर कभी आ भी जाया करो। तो यहाँ पे लालो क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इस अवस्था में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका नील्स बोर का नियम लगेगा। लालो ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि बस नील्स बोर का नियम, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन उसके पास एक होना चाहिए, कहीं पर भी आपका लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात।
ठेका इस हाइड्रोजन का नहीं है अकेला कि हाइड्रोजन पे नियम लगे, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका नियम लग सकता है। तो इस प्रकार हम लगभग 118 तत्व सभी में नियम लगा सकते हैं, क्योंकि सभी में क्या करूँ, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन वाली अवस्था आती है, क्या लगेगा इसमें आपका, क्योंकि जेड के मान तो कुछ भी हो सकता है, कह रहा है जेड का मान तो कुछ भी हो सकता है लालो, इस बात का आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, लास्ट एक बात कौन सी है कि सर यदि आप जो ये बता रहे हैं, आपने भी क्या बताया कि तो En माइनस 2.18 इंटू 10 की घात माइनस कितनी आपने 18 बताई, तो ये माइनस किसको बता रहे हैं यहाँ पे, ये ऋणात्मक ऊर्जा क्यों कहलाएगी ऋणात्मक ऊर्जा, क्योंकि जब जैसे मान लीजिए आपका एक परमाणु है और इस परमाणु से यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आएगा, इस कक्षा में आएगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगा, तो ऊर्जा बाहर निकालने को यहाँ पे माइनस से प्रदर्शित कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं माइनस से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो लालू ये बातें आपको याद रखनी है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल उठ सकता है, ठीक है। अब आप ऐसे पूछेंगे कि सर पिछली बार कैसा क्वेश्चन आया, तो लालियों मेरा ध्यान रखना कि पीछे जो सिस्टम बात करें यहाँ पे, अगर पीछे के अनुसार तैयारी करें तो सही है, परंतु हम सोचिए आगे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ये मेहनत आपको करनी है कि पेपर में देखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ पे है। पेपर आपके पास होंगे, यदि पेपर आपके पास नहीं है तो आप मेरे को बोल देना, मैं आपको कहने का मतलब जो भी है वही लिंक के माध्यम से आपको पेपर भेज दूंगा, उनको नोट करना भी हाँ ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। यदि मैं ऐसे बोल दूँ कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ तो आप तो क्या सुन लेंगे, इसका निकाल देंगे, आप भी थोड़ा बहुत मेहनत करो। सिलेक्शन जब भी मिलता है ऐसे क्लास लेने से कुछ नहीं होता है, आपने ले ली नोट सीख लिया, प्लस में और भी मेहनत करनी पड़ती है लालू, कोचिंग का प्लस में साथ में और भी मेहनत करोगे ना जब आपके सिलेक्शन के नज़दीक होंगे। ऐसे तो हर साल पता नहीं लाखों बच्चे फॉर्म जेड के लगाते हैं, लाखों बच्चे लगाते हैं, 250 रुपये बर्बाद करते हैं और फिर घर आके बैठ जाते हैं, प्लस कोचिंग के लाख भी बर्बाद करते हैं, फिर कहते हैं यार हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कोचिंग खराब थी। अरे कोचिंग खराब नहीं होती है लालो, वो आपकी मेहनत खराब होती है। और ये फिक्स है कि हर कोचिंग से 1 या 2 बच्चा ही निकलता है, लास्ट 5 मान लो, लास्ट इतने निकलते हैं, क्योंकि उन बच्चों की जहाँ पढ़ने का सिस्टम है या उनकी जो अध्ययन करने का सिस्टम है ना वो कुछ अलग होता है, लोगों से हट के होता है। या तो उनके जो गुरु है ना वो गुरु क्या होते हैं, विशेष होते हैं, या उनको विशेष टाइम पे क्या करते हैं, गाइड करते हैं। अब जैसे कल कुछ बच्चे आए थे घर पे कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, तो कहने का यार मेरे पास क्या आते हो कि सर हम आप को कुछ मानते हैं। तो इसका मतलब है कि भाई अगर आपका गुरु अगर सच्चा है, यदि आपने जिसको गुरु बनाया अपने जीवन के लिए, यदि आपका गुरु सच्चा है तो आपको सच्ची पथ क्यों लेके चलेगा, समझ रही बात को इसमें। तो लालियों समझो आराम से, टाइम आपके पास से बहुत है, अन्यथा जो मज़े हैं ना वो मज़े पता नहीं कब सजा बन जाती है, मालूम नहीं चलता है, ठीक है। तो चैनल को आगे बढ़ाओ आप अब।